हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ रैंकर में। तो चलिए हम साइंस के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज के साइंस के अंतर्गत हम देखेंगे एंजाइम्स को और एक टॉपिक है BMI। तो चलिए शुरुआत करते हैं BMI का। अगर बात किया जाए BMI का पूरा नाम होता है बॉडी मास इंडेक्स। BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स पूरा नाम होता है। अगर बात किया जाए BMI का तो बॉडी मास इंडेक्स यानी कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक। BMI यह मोटापे का सूचक होता है। बॉडी मास इंडेक्स यह मोटापे का सूचक होता है। शरीर का भार बटा शरीर की ऊंचाई का स्क्वायर, यानी कि शरीर का भार किलोग्राम में और ऊंचाई मीटर में। BMI इक्वल टू होता है शरीर का भार बटा शरीर का ऊंचाई। मान लिया जाए कि आपका जो भार है 50 kg है और जो ऊंचाई है 1 मीटर है, 1 मीटर है, या तो 50 बटा 1 का स्क्वायर, यानी कि अगर 1.5 मीटर है यानी कि 15 225, यानी कि 50 बटा 2.25 कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है बॉडी मास इंडेक्स। अब देखते हैं बॉडी मास इंडेक्स अगर 15 से कम हो, बॉडी मास इंडेक्स अगर 15 से कम हो तो वो अंडरवेट कहलाएगा। बॉडी मास इंडेक्स अगर 15 से कम हो तो अंडरवेट कहलाएगा। इंडेक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? तो वेट इन केजी बटा हाइट इन मीटर, हाइट इन मीटर का स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो हम प्राप्त होगा बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स अगर 15 से कम हो तो वो अंडरवेट कहलाएगा। वही 15 से 20 अगर हो बॉडी मास इंडेक्स तो वो आइडियल कहलाएगा। बॉडी मास इंडेक्स अगर 15 से 20 के बीच लाई करता हो तो वो आइडियल कहलाएगा। 25 से 30 हो तो वह ओवरवेट यानी कि मोटापे की ओर अग्रसर होगा। अगर बॉडी मास इंडेक्स का वैल्यू 25 से 30 हो तो वो ओवरवेट के अंतर्गत आता है। अगर बॉडी मास इंडेक्स ग्रेटर देन 30 हो, बॉडी मास इंडेक्स ग्रेटर देन 30 हो तो ये अधिक मोटापा कहलाता है। ये हम देखे थे बॉडी मास इंडेक्स। फार्मूला याद रखना है वेट इन केजी बटा हाइट इन मीटर का स्क्वायर से डिवाइड देते हैं तो हमें प्राप्त होता है बॉडी मास इंडेक्स। 15 से कम हो तो अंडरवेट और 30 से अधिक हो तो ओवरवेट, इतना याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं हमारे मेन टॉपिक को। आज जो हम देखने वाले हैं वो है एंजाइम। एंजाइम का बात अगर किया जाए, एंजाइम EN यानी कि आयन से बढ़ रहा है, इन प्लस जाइम। जाइम का बात किया जाए तो यीस्ट जैसे फंगी ईस्ट कोशिकाओं में पाया जाता है। अगर बात किया जाए एंजाइम का खोज का तो एंजाइम का खोज बुकनर के द्वारा किया गया था। एंजाइम की खोज किसने की? तो बुकनर ने एंजाइम की खोज किया। और नामांकन का बात किया जाए तो कुहने के द्वारा एंजाइम का नामांकन किया गया। दोनों याद रखना है, एंजाइम का खोज बुकनर ने और नामांकन कुहने के द्वारा किया गया था। एंजाइम का खोज बुकनर ने और नामांकन कुहने ने। एंजाइम का बात किया जाए तो ये जैव उत्प्रेरक यानी कि बायोकैटलिस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। एंजाइम्स ये बायोकैटलिस्ट होते हैं। खोज किया बुकनर ने और नामांकन किया कुहने के द्वारा। अगर बात किया जाए एंजाइम का तो प्रत्येक एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। याद रखना है एंजाइम्स ये होगा हमारा और ये हो जाएगा हमारा प्रोटीन, यानी कि सभी एंजाइम्स जो होंगे वो प्रोटीन होंगे लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होंगे। अगर बात किया जाए प्रोटीन का स्ट्रक्चर का तो ये फोल्डेड प्रोटीन एंजाइम कहलाते हैं। सभी एंजाइम्स प्रोटीन के ही बने होते हैं। सभी एंजाइम जो बनाता है प्रोटीन का बना होता है, लेकिन एक अपवाद है राइबोजाइम जो है RNA का बना होता है। राइबोजाइम नामक एंजाइम्स यह RNA का बना होता है, यह एक अपवाद है। विश्व का पहला एंजाइम का बात किया जाए तो विश्व का पहला एंजाइम का खोज हुआ जाइमेज। विश्व का पहला एंजाइम है जाइमेज जो ईस्ट कोशिकाओं में पाया जाता है। यह एल्कोहल के उत्पादन में काम आता है। जाइमेज का यूज हम एल्कोहल उत्पादन में करते हैं। यह विश्व का पहला एंजाइम था। यह एक निष्क्रिय एंजाइम है। एकमात्र निष्क्रिय एंजाइम का बात किया जाए तो एपो एंजाइम एक प्रकार का निष्क्रिय एंजाइम है। एपो एंजाइम का बात किया जाए तो यह एक निष्क्रिय एंजाइम है या यह एक प्रोटीन का भाग है। अगर बात किया जाए पूर्ण सक्रिय का तो पूर्ण सक्रिय एंजाइम है होलो एंजाइम। एपो निष्क्रिय है और होलो सक्रिय है। होलो एंजाइम यह पूर्ण सक्रिय एंजाइम है। एपो एंजाइम एक निष्क्रिय एंजाइम है। एपो एंजाइम यानी कि निष्क्रिय एंजाइम को एक सहकारक बनेगा तो यह बनाएगा हैलो एंजाइम। एपो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट और सहकारक कोफैक्टर जो नॉन प्रोटीन पार्ट मिलकर बनाएगा होलो एंजाइम, यानी कि एक निष्क्रिय एंजाइम को कोफैक्टर के साथ जब मिलाएंगे तो वो बनेगा
सबसे पूर्ण सक्रिय एंजाइम होलो एंजाइम का निर्माण करेगा। वे पदार्थ जिन पर एंजाइम क्रिया करते हैं उन्हें सबस्ट्रेट कहा जाता है। जिस पर एंजाइम अपना क्रिया करेगा वो सबस्ट्रेट कहलाएगा और वह भाग जहाँ सबस्ट्रेट जुड़ेगा वो सक्रिय स्थल कहलाएगा। वह भाग जहाँ सबस्ट्रेट जुड़ता है उसे सक्रिय स्थल कहा जाता है। जैसे एलोस्ट्रिक स्थल है और ये एलोस्टेरिक स्थल है, यानी कि इनिहेटर है, और ये सक्रिय स्थल है। प्रोटीन का तृतीय संरचना ये कहलाता है। एंजाइम की क्रियाविधि, एंजाइम कुछ इस प्रकार से है। ये की हमारा है, जो ये दिखलाया गया है की है, उसी के साथ ये लॉक है E+S। एंजाइम और सबस्ट्रेट जब मिलेगा तो हमारा बनेगा प्रोडक्ट। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और बनाएगा प्रोडक्ट। जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज एंजाइम। ग्लूकोज जाइमेज की उपस्थिति में एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। ग्लूकोज जाइमेज की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। वही सुक्रोज का बात किया जाए तो इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज कर देता है। इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में चेंज हो जाता है। वही एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देगा। नेक्स्ट अगर देखना चाहें तो अपमार्जक। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अपमार्जक, यानी कि डिटर्जेंट। इसे साबुन रहित साबुन भी कहा जाता है। साबुन रहित साबुन कहा जाता है डिटर्जेंट को। डिटर्जेंट में 3 धाराएँ एडेड होते हैं, एमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज। एमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज। अगर बात किया जाए एमाइलेज का तो कपड़ों पर स्टार्च मंड के धब्बों को हटाता है एमाइलेज। कपड़ों पर स्टार्च के धब्बे को हटाता है एमाइलेज। अगर बात किया जाएगा प्रोटीएज का तो यह कपड़ों से प्रोटीन के धब्बे को हटाता है। प्रोटीएज कपड़ों से प्रोटीन के सब धब्बे को हटाता है। एमाइलेज स्टार्च को हटाता है, प्रोटीएज प्रोटीन को हटाता है और लाइपेज चर्बी युक्त तेल या बसा के धब्बों को हटाता है। डिटर्जेंट में 3 इंपॉर्टेंट है, 3 एडेड होता है, 3 एंजाइम एडेड होते हैं, एमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज। एमाइलेज स्टार्च को हटाएगा, प्रोटीएज प्रोटीन के धब्बे को हटाएगा और लाइपेज चर्बी युक्त तेल और बसा तेल को हटाता है। अगर बात किया जाए एंजाइम का तो एंजाइम मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को संपन्न करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को संपन्न करते हैं एंजाइम। कैटाबॉलिज्म अगर छोटा छोटा से बनेगा बड़ा तो यह कहलाएगा कैटाबॉलिज्म, और छोटा छोटा से अणु से बनकर एक बड़ा बनाएगा तो यह एनाबॉलिज्म कहलाएगा, और एक बड़ा टूटेगा तो वो कहलाएगा कैटाबॉलिज्म। यानी कि उपापचय, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, अपचय एवं उपचय की क्रिया मेटाबॉलिज्म की कहलाती है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म कहलाता है मेटाबॉलिज्म। एंजाइम क्या करता है तो एंजाइम उपापचय क्रिया को संपन्न करने का कार्य करता है, यानी कि कैटालिटिक प्रोसेस प्लस एनाबॉलिक प्रोसेस दोनों होता है एंजाइम के द्वारा। उपापचय क्रियाओं को जैव रासायनिक क्रिया भी बोलते हैं। उपापचय क्रिया को हम जैव रासायनिक क्रिया बोलते हैं। बात किया जाए अगर मेटाबॉलिज्म का तो मेटाबॉलिज्म में 2 क्रियाएं होते हैं, पहला एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक यानी कि बनना और कैटाबॉलिक मतलब टूटना। एनाबॉलिक के अंतर्गत छोटे अणु का से बड़े अणु का निर्माण करते हैं। एनाबॉलिक के अंतर्गत छोटे अणु बड़े अणु का निर्माण करेंगे, वही कैटाबॉलिक में बड़े अणु छोटे अणु का बड़े अणु से छोटे अणु में टूटेंगे। एनाबॉलिक प्रोसेस में ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी कि छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े होंगे तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। इस क्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है। और कैटाबॉलिक यानी कि एक बड़ा टूटेगा छोटा छोटा में, एनाबॉलिक होगा तो इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। एनाबॉलिक प्रोसेस में ऊर्जा एब्जॉर्ब करेंगे यानी कि अवशोषण होगा। वही कैटाबॉलिक प्रोसेस अगर देखें तो इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होगी। मुक्त होने का कारण है एक बड़ा अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट रहा है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो रहा है, बम्बार्डमेंट हो रहा है, तो इसके कारण ऊर्जा मुक्त होगा। नेक्स्ट है अगर बोला जाएगा एनाबॉलिक तो यह उष्मा शोषी होता है। उष्मा शोषी यानी कि इससे उष्मा निकलेगा। वही एनाबॉलिक का बात किया जाए तो यह उष्मा क्षेपी होता है। कैटाबॉलिक उष्मा शोषी होता है, एनाबॉलिक एक्सोथर्मिक यानी कि उष्मा क्षेपी होता है। यह निर्माणात्मक होता है। अगर बात किया जाए एनाबॉलिक का तो एनाबॉलिक से निर्माण होता है, यानी कि एनाबॉलिक निर्माणात्मक होता है और कैटाबॉलिक विध्वंसात्मक होता है, यानी कि विध्वंस होता है। अगर बात किया जाए एनाबॉलिक का तो प्रकाश संश्लेषण और लाइपोजेनेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस के अंतर्गत आता है। एनाबॉलिक प्रोसेस के अंतर्गत होगा क्या तो प्रकाश संश्लेषण में हम ग्लूकोज यानी कि
बनाएंगे तो यह प्रकाश संश्लेषण एनाबॉलिक प्रोसेस होगा। लाइपोजेनेसिस यानी कि वसा का निर्माण लाइपोजेनेसिस कहलाता है, वसा का निर्माण, तो यह एक भी एनाबॉलिक प्रोसेस होगा। वही श्वसन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा, श्वसन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा। और लाइपोलाइसिस यानी कि वसा का विघटन, यह भी एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा। प्रकाश संश्लेषण का बात किया जाए तो यह एनाबॉलिक है और श्वसन कैटाबॉलिक है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का अवशोषण होता है और श्वसन में ऊर्जा निष्क्रिय होता है यानी कि एक्सोथर्मिक होता है। लाइपोजेनेसिस और यह लाइपोलाइसिस प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है स्पेशल पॉइंट ऑफ एंजाइम। केमिस्ट्री में उत्प्रेरक कहलाते हैं, ये जैविक उत्प्रेरक कहते हैं। एंजाइम को जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है। ये विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, ये ताप और पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। एंजाइम रासायनिक क्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं, याद रखना है, एंजाइम किसी भी रासायनिक क्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं। ये रासायनिक क्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, रासायनिक क्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, क्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं। क्रिया के बाद इनकी संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि क्रिया के बाद एंजाइम की संरचना में चेंज नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। संक्रियन ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को घटाकर रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ाते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ाते हैं। रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अग्र और पश्च क्रिया को बराबर प्रभावित करते हैं, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन को इक्वली अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है वह है कोशिका यानी कि सेल। अगर बात किया जाए सेल का, तो सेल का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज वर्ष 1665 में की थी। रॉबर्ट हुक का बात किया जाए तो यह मृत कोशिका का खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया और कोशिका नाम भी दिया गया था, कोशिका नाम दिया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगर बात किया जाए कोशिका का अध्ययन का, तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन। उत्पत्ति सेलुला वर्ड से हुआ, जिसका अर्थ है छोटा सा कक्ष यानी कि लिटिल रूम। बात किया जाए सेल का, बात किया जाए सेल यानी कि कोशिका का, तो सेल वर्ड का उत्पत्ति सेलुला वर्ड से हुआ है, जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। अगर बात किया जाए जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा और जीवित कोशिका यानी कि लिविंग सेल की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1674 में की। 1665 में मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने और उसके बाद 9 साल के बाद यानी कि 1674 में जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। अच्छा, ल्यूवेनहॉक के द्वारा बस जीवित कोशिका की खोज नहीं की, बल्कि इसने स्पर्म सेल का भी खोज किया। स्पर्म सेल का भी खोज, शुक्राणु का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया तथा बैक्टीरिया की खोज भी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की जाती है, यानी कि बैक्टीरिया, स्पर्म और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की तथा इसे ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक माना गया। जीवाणु विज्ञान का जनक माना गया ल्यूवेनहॉक को। अगर बात किया जाए जीव विज्ञान, बायोलॉजी, अगर बात किया जाए जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेवेनिस ने 1801 में किया। जीव विज्ञान का बात किया जाए यानी कि बायोलॉजी का, तो सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेवेनिस के द्वारा 1801 में किया गया। वही जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु 322 BC में जनक कहलाते हैं अरस्तु। अगर बात किया जाए जीव विज्ञान का, तो जीव विज्ञान के 2 शाखाएं हैं, बोटनी या फाइटोलॉजी और जूलॉजी। अगर बात किया जाए बोटनी के जनक थियोफ्रेस्टस, यानी कि वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस है और जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। वनस्पति विज्ञान जनक है थियोफ्रेस्टस और जूलॉजी जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। विज्ञान के जनक या जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। अगर बात किया जाए कोशिका का, अब देखते हैं कोशिका का, तो कोशिका यह जीवन की इकाई है, यूनिट ऑफ लाइफ है, समस्त सजीवों का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका समस्त जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। पादप, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव सभी का क्रियात्मक इकाई और संरचनात्मक इकाई कोशिका ही हैं। अगर बात किया जाए संगठन के विभिन्न स्तर का, तो सेल, एक सेल से अधिक सेल से बनेगा टिश्यू यानी कि उत्तक से बनेंगे अंग और अंग से अंगतंत्र सिस्टम और उसके बाद बनेगा बॉडी, यानी कि सेल से टिश्यू से ऑर्गन से सिस्टम और सिस्टम से बनेगा हमारा बॉडी। अगर बात किया जाए ये कोशिका है, तो कोशिका का प्रमुख पार्ट्स अगर देखते हैं तो कोशिका का मुख्य पार्ट है न्यूक्लियस, मुख्य पार्ट न्यूक्लियस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद ये अंदर जो द्रव भरा है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये कुछ हमारा सेंट्रोसोम है, ये लाइसोसोम है, राइबोसोम है, वैक्यूल्स है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तथा
क्लोरोप्लास्ट एवं सेल वाल है। सेल वाल ये हमारा बाहरी में है। क्लोरोप्लास्ट और सेल वाल जो सिर्फ पादप में ही पाया जाएगा। सेल वाल का बात किया जाए कोशिका भित्ति का, तो यह सिर्फ पादप में पाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेल का। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। सेल का 3 पार्ट है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और कोशिकांग। कोशिका द्रव एवं कोशिकांग को, कोशिका द्रव एवं कोशिकांग मिलकर हमारा कहलाएगा जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म। कोशिका द्रव एवं कोशिकांग दोनों मिलेगा तो कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अगर बात किया जाए प्रोटोप्लाज्म का, प्रोटोप्लाज्म का तो जीवन का भौतिक आधार है। प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है और यह कहा गया था, हक्सले ने बताया। जीवन का भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्म, हक्सले के द्वारा बताया गया। अगर बात किया जाए प्रोटोप्लाज्म का, तो प्रोटोप्लाज्म का खोज किया गया था डुजार्डिन ने। प्रोटोप्लाज्म की खोज डुजार्डिन ने और नामांकन प्रोटोप्लाज्म का किया पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने नामांकन और डुजार्डिन के द्वारा खोज किया गया था। सजीव जगत की अगर सबसे बड़ी कोशिका का बात किया जाए तो सजीव जगत का सबसे बड़ा कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडाणु। वही सजीव जगत का सबसे छोटा कोशिका का है तो वो है माइकोप्लाज्मा, MPLO या PPLO, पॉलीप्लूरोलाइक ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रोप्लोरोलाइक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ये सबसे छोटी कोशिका है। सबसे सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका MPLO या PPLO है। वही सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडाणु। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा यानी कि माइकोप्लाज्मा का साइज जो होता है 0.1 माइक्रोमीटर। 0.1 माइक्रोमीटर अगर बात किया जाए 1 माइक्रोमीटर का, तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर। इसे PPLO भी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा को PPLO यानी कि पॉल्यूरो न्यूमोनियस लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। PPLO या MPLO, प्लीरो न्यूमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म यह कहलाता है माइकोप्लाज्मा। श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है और यह एक प्रकार का जीवाणु है जो पादप जगत के जोकर की संज्ञा दी गई है। माइकोप्लाज्मा को पादप जगत के जोकर की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है मुख्य। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका का बात किया जाए तो मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन्स सेल। न्यूरॉन सेल सबसे लंबी कोशिका होती है जिसका लंबाई होता है 1.5 मीटर। न्यूरॉन सेल लंबाई होता है 1.5 मीटर। सबसे बड़ी का बात किया जाए तो वो होता है अंडाणु यानी कि ओवम एग सेल, सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे छोटी का बात किया जाए तो वो होता है स्पर्म सेल, सबसे छोटा स्पर्म सेल। और दूसरा सबसे छोटा होता है RBC 7.5 माइक्रोमीटर का। शुक्राणु सबसे छोटा और दूसरा सबसे छोटा होता है वो होता है RBC। मनुष्य में सबसे लंबा होता है तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ा होता है अंडाणु, सबसे छोटा होता है शुक्राणु और दूसरा छोटा होता है RBC सेल जिसका साइज होता है 7.5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। बात किया जाए न्यूक्लियस का तो न्यूक्लियस का अध्ययन क्रायोलॉजी कहलाता है। केंद्रक का अध्ययन क्रायोलॉजी कहलाता है। अगर बात किया जाए केंद्रक का खोज का तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज 1831 में की थी। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में केंद्रक का खोज किया गया। अगर बात किया जाए केंद्रिका का, केंद्रक और ये है कुछ केंद्रिका, तो केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की। केंद्रिका की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया। क्रोमेटिन तंतु का बना होता है। क्रोमेटिन तंतु का बात किया जाए तो ये DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। केंद्रक जो है दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। अगर बात किया जाए न्यूक्लिक अम्ल का, न्यूक्लिक अम्ल का खोज फ्रेडरिक मीसर के द्वारा किया गया। न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मीसर ने की और नामांकन अल्टमैन के द्वारा दिया गया था। न्यूक्लिक अम्ल का खोज फ्रेडरिक मीसर ने और नामांकन अल्टमैन ने किया। यह 2 प्रकार के होते हैं, DNA एवं RNA। DNA का बात किया जाए तो डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और RNA का बात किया जाए तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ये न्यूक्लियोसाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। DNA का बात किया जाए डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, यह जटिल जैव अणु है जिसका निर्माण 3 प्रकार के सरल अणु से होता है। DNA डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यह जटिल जैव अणु है जिसका निर्माण 3 प्रकार के सरल अणु से होता है। P फॉस्फेट, S शर्करा और A यानी कि नाइट्रोजीनियस क्षार। 3 प्रकार के सरल अणु से होता है, फॉस्फेट, शर्करा और नाइट्रोजीनियस बेस। अगर बात किया जाए मानव का प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 46 गुणसूत्र होते हैं। अंडाणु और शुक्राणु को छोड़कर अंडाणु शुक्राणु में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ा में पाए जाते हैं। 22 जोड़ा जो सोमैटिक सेल होते हैं, 22 जोड़ा सोमैटिक होते हैं यानी कि कायिक या दैहिक होता है जिसे ऑटोसोम की संज्ञा दी गई है। ऑटोसोम यानी कि 22 जोड़ा सेम होता है जो ऑटोसोम कहलाता है और यह काया बनाने में काम आता है तो इसे सोमैटिक सेल भी कहा जाता है। ये अलिंग गुणसूत्र होते हैं
होते हैं यानी कि नर और मादा में समान होंगे 22 जोड़ा यानी कि 44 गुणसूत्र होगा, नर और मादा यानी कि मेल फीमेल में सेम होगा और ये ऑटोसोम कहलाते हैं और ये शरीर निर्माण में सहायक होते हैं अर्थात इन्हें सोमैटिक सेल कहा जाता है। अगर बात किया जाए 23वां जोड़ा का यानी कि 2 सेल, ये लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं और ये एलोसोम कहलाएंगे या हेट्रोसोम कहलाएंगे। हेट्रोसोम ये नर और मादा में अलग अलग पाए जाते हैं, नर और मादा में अलग अलग होते हैं। अगर बात किया जाए मेल में तो मेल में XY क्रोमोसोम और फीमेल में XX क्रोमोसोम पाया जाएगा। न्यूक्लियोसाइड्स का बात किया जाए तो S+N होगा, वही न्यूक्लियोटाइड PSN होगा। न्यूक्लियोसाइड S+N, न्यूक्लियोटाइड PSN होगा। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल का बात किया जाए तो वाटसन और क्रिक ने 1953 में दिया। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में दिया गया था। वही डीएनए का विस्तृत अध्ययन किया फ्रैंकलिन विल्सन ने और एक्सरे पर विवर्तन विधि से। डीएनए का विस्तृत अध्ययन एक्सरे पर विवर्तन विधि से किया फ्रैंकलिन और विल्सन के द्वारा। वाटसन एवं क्रिक विल्किंसन ने 1962 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1962 में वाटसन, क्रिक, विल्किंस को। अगर बात किया जाए केंद्रक का बात किया जाए तो क्रोमोसोम केंद्रक जो बना होता है क्रोमोसोम का, जीन का, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम और बायोकेमिकल रिएक्शन। सेल का सीपीयू कहलाता है न्यूक्लियस। जंतु कोशिका में सबसे बड़ी कोशिकांग होती है न्यूक्लियस सबसे बड़ा कोशिकांग होता है जंतु कोशिका में। कोशिका का प्रबंधक यानी कि मैनेजर कहलाता है, मैनेजर कहलाता है। केंद्रक में आनुवांशिक सूचना पाई जाती है। डीएनए से डीएनए का निर्माण रिप्लिकेशन यानी कि डीएनए से डीएनए बनना रिप्लिकेशन कहलाता है और डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है एवं आरएनए से डीएनए से बनने की प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया। अगर बात किया जाए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का तो खोज टैमिन एवं बाल्टमोरो के द्वारा किया गया। डीएनए से डीएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन और डीएनए से डीएनए का बनना रिप्लिकेशन कहलाता है। फिगर इसे ही आनुवांशिक सूचना के प्रवाह का केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं जो दिया गया था सेंट्रल डोग्मा के द्वारा। सेंट्रल डोग्मा एफ क्रिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सेंट्रल डोग्मा दिया एवं एफ क्रिक ने इसे प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है कृत्रिम जीन यानी कि डीएनए का संश्लेषण डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। कृत्रिम जीन का संश्लेषण डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया। भारत का पहला डीएनए बैंक कहाँ है तो भारत का पहला डीएनए बैंक है लखनऊ में। नेक्स्ट है आरएनए का बात किया जाए तो सामान्यतः एकल कुंडलित होता है। मेनली आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। राइबोज शर्करा C5H10O5 यानी कि यह पेंटोज शर्करा है। राइबोज शर्करा पाई जाती है जो पेंटोज है। इसमें थाइमीन के स्थान पे आरएनए में थाइमीन के स्थान पे यूरासिल नामक नाइट्रोजीनियस क्षार आता है। नाइट्रोजीनियस क्षार का बात किया जाए तो नाइट्रोजीनियस क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन का बात किया जाए तो एडानिन और गुआनिन, ये प्यूरिन है। और पिरिमिडीन का बात किया जाए तो सिंगलरिंग पिरामिडिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल हैं। एडानिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल हैं। ए डबल बॉन्ड टीन यानी कि एडानिन थाइमिन से और साइटोसिन गुआनिन से जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है फिनो मतलब होता है लक्षण यानी कि कैरेक्टर। फिनोटाइप्स यानी कि लक्षण यानी कि कैरेक्टर। इसे अनुवांशिक भाषा में विशेषक यानी कि ट्रेट्स कहते हैं। लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, एक है संरचनात्मक या शारीरिक जो प्रोटीन की वजह से होता है एवं क्रियात्मक जो व्यवहारिक होता है और यह एंजाइम की वजह से होता है। किसी भी वस्तु में लक्षण 2 प्रकार के होंगे, या तो संरचनात्मक होगा या तो क्रियात्मक होगा। 2 प्रकार के होंगे, या संरचनात्मक और क्रियात्मक होंगे। जिसे संरचनात्मक होगा उसे शारीरिक यानी कि संरचना यानी कि शरीर का शारीरिक होगा और यह प्रोटीन की वजह से होता है। वही क्रियात्मक का बात किया जाए तो यह व्यवहारिक होता है और यह एंजाइम की क्रिया के वजह से होता है। अगर बात किया जाए लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण वंशानुगति यानी कि हेरिडेटरी कहलाता है। वंशानुगति वर्ड जो दिया गया था स्पेंसर ने दिया। लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण स्पेंसर के द्वारा शब्द दिया गया था वंशानुगति। हेरिडेटरी वर्ड जो दिया गया स्पेंसर के द्वारा दिया गया।
अगर बात किया जाए वंशानुगति में हम क्या करेंगे, तो वंशानुगति के नियम को, उत्परिवर्तन को और वेरिएशन को अध्ययन करेंगे। वंशानुगति के नियम, उत्परिवर्तन और विभिन्नताओं का अध्ययन आनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक्स कहलाता है। जेनेटिक्स कहलाता है। और शब्द अगर बात किया जाए जेनेटिक्स का, तो यह दिया गया था वाटसन के द्वारा। वाटसन के द्वारा दिया गया था आनुवांशिकता शब्द वाटसन के द्वारा, और वंशानुगति यानी कि हेरिडेटरी शब्द, आनुवांशिकता दो चीज़ है, एक है वंशानुगति यानी कि हेरिडेटरी शब्द स्पेंसर के द्वारा, और आनुवांशिकता शब्द यानी कि जेनेटिक्स शब्द बेटसन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है जनक। अगर बात किया जाए जनक यानी कि जेनेटिक्स का फादर मेंडल को कहा जाता है। आधुनिक जेनेटिक्स के पिता वाटसन कहलाते हैं। विकिरण यानी कि रेडिएशन मुलर को, और प्रयोगात्मक जेनेटिक्स मॉर्गन ने किया था। लक्षणों को नियंत्रित करता है कौन, तो लक्षणों को नियंत्रित करने का कार्य करता है जीन। लक्षणों को नियंत्रित करता है जीन, और लक्षणों को प्रदर्शित करता है प्रोटीन। ध्यान देना है, लक्षणों को नियंत्रित कौन करेगा, तो लक्षणों को नियंत्रित करता है जीन और प्रदर्शित करता है प्रोटीन। जीन, डीएनए, एमआरएनए, प्रोटीन और एंजाइम। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना दी गई थी बीडल एवं टैटम के द्वारा। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल एवं टैटम ने दिया था। आनुवांशिक कूट, जेनेटिक्स कोड। जेनेटिक्स कोड का खोज नॉरेनबर्ग, मथाई, डॉक्टर खुराना एवं जॉन नॉरेनबर्ग, मथाई एवं डॉक्टर खुराना के द्वारा आनुवांशिक कोड का खोज किया गया, और इसके लिए 1968 में इन्हें नोबेल भी दिया गया। 3 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है जेनेटिक्स कोड। 3 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, ट्रिपलेट होते हैं। एक विशिष्ट कोड विशिष्ट अमीनो अम्ल के समूह को निर्देशित करता है। एक विशिष्ट कोड, जैसे कुल जेनेटिक्स कोड का संख्या बात किया जाए तो कुल जेनेटिक्स कोड की संख्या है 64। ये डीएनए में पाया जाता है। अधिकांश जीवों में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, और यह सिद्ध किया एवरी एवं मेलिटोड मैकार्टी के द्वारा। अगर बात किया जाए हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट का, तो ये पौधों में पाए जाते हैं। इसे पादपों का रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट को पादप का रसोई घर कहा जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस का सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है। अगर बात किया जाए प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस का, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, इस क्रिया द्वारा हरे पौधे और शैवाल अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि ये ऑटोट्रोप्स होंगे। पौधे और हरे शैवाल अपना भोजन बनाना ये कहलाता है फोटोसिंथेसिस, और ये शैवाल ऑटोट्रोप्स होते हैं। इसके लिए 4 आवश्यक कारक हैं। पहला है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश एवं पर्णहरित। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश एवं पर्णहरित। पर्णहरित का बात किया जाए तो पर्णहरित में मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है। पर्णहरित में याद रखना है मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है। जब लाइट पड़ता है, पत्तियों पे लाइट पड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। कैपिलरी वाटर यानी कि कोशिकीय जल नीचे से ग्रहण करता है। नेक्स्ट है अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन। अगर बात किया जाए फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा रिएक्शन याद रखना है। 6CO2 + 6H2O लाइट प्लस क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 का निर्माण करेंगे, प्लस 6 अणु ऑक्सीजन का रिलीज करेंगे। यह फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं फोटोसिंथेसिस से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, फोटोसिंथेसिस से विशेष पॉइंट। इस क्रिया में कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज का संश्लेषण होता है, अतः निर्माणात्मक यानी कि अपचयन क्रिया है। यह निर्माणात्मक प्रक्रिया है यानी कि अपचयन है। इस क्रिया से पादप के जैव व्यवहार में वृद्धि होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इस क्रिया में जल का उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। जल का अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक दर लाल और नीले प्रकाश में होती है। याद रखना है प्रकाश संश्लेषण के सबसे अधिक कहाँ होगा, तो लाल और नीला में प्रकाश में होती है, तथा न्यूनतम दर हरा और बैगनी में होता है। प्रकाश संश्लेषण का न्यूनतम दर हरा बैगनी में, अधिकतम लाल और नीला में होता है। इस क्रिया में मुक्त ऑक्सीजन जल से आती है। ऑक्सीजन जो आता है वो आता है जल से, H2O से। प्रकाश का कार्य क्या है, तो जल का विघटन करना। प्रकाश का कार्य है जल का विघटन करना। याद रखना है प्रकाश का कार्य है जल का विघटन करना। ऑक्सीजन आता है जल से, सबसे अधिक दर होता है लाल नीला में, सबसे कम होगा हरा एवं बैगनी में। जल का ऑक्सीडेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन। ठीक है, कुछ पॉइंट है जो याद रखना है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का गुणांक, तो PQ यानी कि फोटोसिंथेसिस कोसेंट इक्वल टू होता है ऑक्सीजन बटा कार्बन डाइऑक्साइड 6O2 बटा 6CO2 यानी कि 1 वैल्यू हो जाएगा।
PQ निष्कासित ऑक्सीजन का आयतन बटा अंदर ली गई ऑक्सीजन का आयतन। निष्कासित ऑक्सीजन का आयतन बटा अंदर ली गई ऑक्सीजन का आयतन। यह क्रिया श्वसन के विपरीत होती है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है श्वसन के विपरीत है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन श्वसन में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का मुक्त होता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में श्वसन जब होगा तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होगा। वही प्रकाश संश्लेषण में जब जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे। यह क्रिया पर्णहरित में संपन्न होती है। पर्णहरित में, क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण की दक्षता एक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दक्षता एफिशिएंसी एक होती है। इस क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज होता है। ऊर्जा का अवशोषण होता है, अतः यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम यानी कि यह 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, RNA और tRNA। अगर बात किया जाए राइबोसोम का, तो राइबोसोम की खोज पैलाडे के द्वारा की गई थी। राइबोसोम का खोज पैलाडे ने किया। प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है। इन्हें सेल इंजन कहते हैं। राइबोसोम को सेल इंजन कहते हैं। सबसे छोटे कोशिकांग होते हैं। ये सबसे छोटी कोशिकांग होते हैं। ये झिल्ली रहित होते हैं तथा पॉलीसोम भी कहते हैं। बात किया जाए नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है कॉन्ड्रियोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम है कॉन्ड्रियोसोम, जिसका खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया एवं नामांकन बेंडा के द्वारा। ए एवं बी याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया ए और बी। अगर बात किया जाए माइटोकॉन्ड्रिया का खोज तो अल्टमैन, नामांकन बेंडा के द्वारा। इन्हें श्वसन के केंद्र कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन का केंद्र है। इन्हें कोशिका का शक्तिगृह यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। वृत्ताकार डीएनए, क्रिस्टी, तरल पदार्थ, मैट्रिक्स, ऑक्सीसोम, दोहरी झिल्ली युक्त होती है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। अगर बात किया जाए लाइसोसोम का, तो लाइसोसोम की खोज CD डुबे के द्वारा की गई थी। D डुबे ने लाइसोसोम की खोज की। इसे कोशिका की आत्मघाती तैली कहते हैं। सेल का एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। सेल का एटम बॉम्ब कहा जाता है लाइसोसोम का। ये जीवाणु को नष्ट करते हैं। सर्वाधिक संख्या अगर बात किया जाए लाइसोसोम का, तो यह पाया जाता है WBC में। श्वेत रक्त कणिका, WBC में सबसे अधिक पाया जाता है लाइसोसोम। सिंगल लेयर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और प्रबल जल अपचायक एंजाइम है। अगर बात किया जाए लाइसोसोम का, तो पाचन के केंद्र इसे बोला जाता है। पुरानी सेल को नष्ट करने का काम करता है लाइसोसोम। नेक्स्ट है रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स। इसमें जल और खनिज लवण पाए जाते हैं। वैक्यूल्स में जल और खनिज लवण पाए जाते हैं। वाटर प्लस मिनरल्स पाए जाते हैं। सेल सेप कोशिका रस के रूप में टोनोप्लास्ट या बाहरी आवरण कहलाता है। वैक्यूल्स का बाहरी आवरण टोनोप्लास्ट कहलाता है। यह जल और खनिज लवणों को संतुलित करने का कार्य करता है। सबसे बड़ी आकार होता है जीरोफाइटस प्लांट में। सबसे बड़ा आकार वैक्यूल्स होता है जीरोफाइटस में और अनुपस्थित होता है जलोदभिद में। जलोदभिद पादपों में यह वैक्यूल्स अनुपस्थित होता है। पादप में सबसे बड़ी कोशिकांग होती है, वो होता है रिक्तिका का। पादप में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिका का। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम यानी कि तारककाय। तारककाय का खोज बेंडा एवं बेबो याद रखना है। सेंट्रोसोम की खोज बेंडेन के द्वारा और नामांकन बोबेरी ने की थी। पादप में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। पादप में सेंट्रोसोम जो है वो एब्सेंट होता है। कार्य अगर बात किया जाए तो सेंट्रोसोम का कार्य है कोशिका विभाजन में सहायक होता है सेंट्रोसोम। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी। अगर बात किया जाए गोल्जी बॉडी का, तो कैमिलो गोल्जी ने खोज किया और श्रवण के केंद्रक होते हैं। कैमिलो गोल्जी के द्वारा गोल्जी काय का खोज किया गया। ये श्रवण के केंद्र होते हैं। नेक्स्ट है पादप में इसे डिक्टासोम के नाम से जाना जाता है। पादप में इसे डिक्टासोम के कहा जाता है। सभी कोशिकांगों की माँ कहते हैं। लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। कार्य अगर बात किया जाए तो अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालना इसका कार्य होता है। अंतःद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 2 प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर बात किया जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज पोर्टर ने किया। पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किया। इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। अगर बात किया जाए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो इसमें राइबोसोम उपस्थित होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम उपस्थित होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। वही अगर बात किया जाए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER का, तो इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होता है। स्मूथ में राइबोसोम अनुपस्थित होता है और ACR का कार्य है वसा का संश्लेषण, औषधियों का पाचन, विषाक्त पदार्थों को नष्ट करना, ये सभी काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। याद रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होंगे, स्मूथ और रफ। अगर बात किया जाएगा रफ का, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम उपस्थित होता है। रफ में राइबोसोम उपस्थित होगा और स्मूथ में राइबोसोम अनुपस्थित होगा। राइबोसोम जब पाया जाएगा तो वो रफ होगा और राइबोसोम उसके पे नहीं पाया जाएगा तो वो स्मूथ हो जाएगा। अगर राइबोसोम जो रफ होगा उसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होगा, वही स्मूथ का कार्य होगा वसा युक्त संश्लेषण करना एवं औषधियों का पाचन करना तथा विषाक्त पदार्थों का नष्ट करना। नेक्स्ट है हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। यह ड्यूल लेयर होता है और इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है ग्रेना, लाइट रिएक्शन जिसमें होता है ग्रेना पार्ट्स में, वही डार्क रिएक्शन क्रोमा पार्ट में होता है। ग्रेना और क्रोमा दो पार्ट्स होते हैं और इसमें तरल पदार्थ होता है, वृत्ताकार DNA पाया जाता है। नेक्स्ट है DNA न्यूक्लियर DNA और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। न्यूक्लियर DNA 99% होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर 1% होता है। बाह्य केंद्रीय माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत जो दिया गया स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा दिया गया था।